नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 11 बज चुके हैं और आज हम इस खास बुलेटिन में बात करेंगे उन तमाम अहम खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। 9 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक जारी रहेगी बारिश, जिसको देखते हुए चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 17 सितंबर तक ये बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है तेज बारिश के साथ। और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया है। गुजरात में जो 9 जिलों को येलो और रखा है, ऑरेंज रखा है, वहीं 14 जिले ऐसे हैं जिनको अलर्ट दिया है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार वहाँ बारिश, गाजियाबाद, मेरठ के लगातार बारिश हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, लगभग 22 से 23 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी है, सोनभद्र है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सोनभद्र में अगर बात करें तो वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की आशंका है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकायदा जो एनडीआरएफ है उसको भी सचेत करने के लिए कहा, क्योंकि तमाम ऐसे जिले हैं, ये जिले हैं गाजीपुर, बनारस, जहाँ पर गोरखपुर, जहाँ पर पहले से ही बाढ़ के हालात है। ऐसे में भारी बारिश होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर लोगों को समस्या हो सकती है। इसको लेकर के बाकायदा अलर्ट जारी किया गया कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो टीमें हैं वो अलर्ट पर है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको काम पर लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें जो पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है वो ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जैसे शुरू में प्लाज्मा थेरेपी आई थी। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में पहली बार इस्तेमाल की गई। प्लाज्मा बैंक, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया ILBS में, और फिर दूसरा प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया LNJP हॉस्पिटल में। दिल्ली ने होम आइसोलेशन की टेक्निक पूरी दुनिया को दी। कोरोना की वजह से कोरोना पे काम करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स अगर कोई शहीद हुए तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। इस तरह से कई सारे प्रयास थे जो दिल्ली में आपकी सरकार ने पहली बार किए, जिनकी चारों तरफ सराहना हुई है। हम सब लोगों ने मिलकर कोरोना पे काबू पाया और मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अब कोरोना दोबारा ना हो। तीसरी वेव कहा जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरी वेव ना आए। देश भर से मेरे पास खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर के ऊपर कोरोना काल के दौरान लोगों की खूब मदद की। एक एक खबर जो है वो दिल को बहुत शांति देती थी, दिल को बहुत सुकून देती थी। इसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनी है। चारों तरफ अपने अपने किस्म किस्म के अपने हीरो पैदा हो रहे थे। दिल्ली में दिलीप पांडे की खूब चर्चा होती थी। अगर दिल्ली में किसी के को भी कोई हो, दिलीप पांडे को फ़ोन कर दो, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और इस तरह के ढेरों दिलीप पांडे थे पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी में। बॉम्बे से कई सारी कहानियां सुनने को मिली जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। पूरे, मैं अगर एक एक शहर का और एक एक राज्य का नाम लेने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सब लोगों ने कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, देश सेवा का काम किया, समाज के लिए काम किया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आप लोगों को सबको बधाई देता हूं। मेरी पंकज जी से गुजारिश है कि एक ऐसा करते हैं कि पूरे देश भर से
कोरोना काल के दौरान हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जो भी काम किए, छोटे बड़े, इसका एक कंपाइलेशन कर लेते हैं। इससे एक प्रेरणा मिलेगी, अब सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक कंपाइलेशन करके हम आपस में पार्टी में बांट सकते हैं ताकि सब लोगों को इस बात से प्रेरणा मिले। आम आदमी पार्टी अभी तक हमारे देश के अंदर, जैसे अन्ना जी कहते थे, एक प्रथा रही है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को बदलने के लिए आई है। आम आदमी पार्टी देश के लिए बनी है। आम आदमी पार्टी समाज के लिए बनी है। येन केन प्रकारेण सही गलत तरीके से सत्ता पाना आम आदमी पार्टी का मकसद नहीं है। और पिछले हमारे 7-8 साल के इतिहास में, 7-8 साल के हमारे कार्यकाल में, 7-8 साल के हमारी यात्रा ने ये दिखा दिया है जनता के सामने। कई लोगों को जब नई नई पार्टी बनी थी लगता था कि बस अब ये तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी। फिर जब हमारी दिल्ली में सत्ता बनी, फिर लोगों को लगने लगा कि बस ये टर्म है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली में सरकार चलाने के बाद लोगों को लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अकेली उम्मीद है पूरे देश के अंदर। तो आम आदमी पार्टी केवल सेवा करने के लिए बनी है, कुर्बानी देने के लिए बनी है, बलिदान देने के लिए बनी है। जितने आज नई राष्ट्रीय परिषद में सदस्य आए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को कि केवल और केवल एक ही चीज़ अपने सामने रहनी चाहिए कि मैं कैसे समाज की सेवा कर सकता हूं, कैसे देश की सेवा कर सकता हूं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना सर्वस्व देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। हमारे देश ने बहुत बड़े बड़े, इतिहास में बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हुए, हमारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी तरफ हम बड़े मान सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं खासकर शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आज़म भगत सिंह हैं जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए कि 1.5 लाख की चाहिए कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची, न करियर की सोची, और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आज़ाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपी में मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। 9 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, लखनऊ में क्या हालात हैं? उमस भी है। कल भी यहाँ बारिश हुई थी, लगातार थोड़ी देर समय के लिए यहाँ बारिश लगातार हो रही है। लेकिन सबके बावजूद प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी बारिश जो सामान्य होनी चाहिए उससे कम है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में जो औसतन बारिश हुई है वो 6.2 मिलीमीटर हुई है, जबकि सामान्य बारिश बरसात जो है वो 7.1 है, जिसका जो 59% की मात्र बारिश हुई 24 घंटे में। भाई अगर बात करें इस सीजन में पूरी बारिश जो हुई अब तक वो 610 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य इसके है
वो 694 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई जितनी आशा थी कि बारिश बरसात होगी। इसके अलावा बात करें पिछले 24 घंटे में सबसे गर्म जो जिला रहा वो इटावा रहा है, जहाँ पर जो जिसका तापमान 36.2 सेंटीग्रेड रहा है। वहीं सबसे कम जो गर्म जिला रहा है वो फतेहगढ़ रहा है। निश्चित तौर पर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसके अनुसार तमाम जिले हैं जो प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, अलीगढ़, इसके अलावा पूर्वांचल बात करें तो गोरखपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जहाँ पर बारिश जी अश्विनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो लगातार बारिश को देखते हुए ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा से खबर, जहां प्राधिकरण की पोल खुल गई है। तालाब में नोएडा की सड़कें तब्दील हो गई है। बारिश के कारण सड़कें पानी पानी हो गई है। लेबर चौक से सेक्टर 62 जाने वाली रोड तालाब बन गई है। जल भराव से 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन डूबे हैं। प्राधिकरण के दावे हल्की बारिश के बाद फेल साबित नजर आ रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है और जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो पानी में डूब जा रहे हैं और आगे बढ़ने में जो वाहन चालक है उनको भारी परेशानी हो रही है, या फिर जो राहगीर हैं उनको यहाँ से गुजरने में बहुत परेशानी हो रही है। उन्हें बीच पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंशिका, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को पानी में अंदर जाकर सड़क पार करना पड़ रहा है, या चाहे वो अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं तो उन्हें भारी दिक्कत हो रही है। वाहन भी हैं जो कई बार बीच पानी में ही रुक जाते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं अमृता। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से वैसे तो तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे भी किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि वो समय समय पर आते हैं, चेक करते हैं, सड़कों को देखते हैं, लेकिन क्या कुछ रिजल्ट है हम तस्वीरों में देख सकते हैं ये। और इतना ही नहीं, जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो अपने रिस्क पे गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर अटक जा रही हैं क्योंकि नोएडा का जो सेक्टर 62 है यहाँ पर लेबर चौक में बहुत ज़्यादा जल भराव की समस्या हो गई है। यहाँ से बहुत मुश्किल ही कोई गाड़ी गुजर रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 62। और निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निशांत, ये जो तस्वीरें हैं वो देखकर वाकई हैरानी होती है कि तमाम नगर पालिका की तरफ से दावे किए जाते हैं, प्राधिकरण की तरफ से दावे किए जाते हैं और एक बारिश में ही सारी पोल खुल जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चौमासे से पहले, बरसात से पहले जो करोड़ों रुपए का टेंडर दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग को, सफाई विभाग को, उसकी कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की खासकर पोल खुलती नजर आ रही है। हमने यहाँ सरदार धाम माटे के बाद पूरी तरह से जलभराव हो गया है। नोएडा की जो सड़कें हैं सेक्टर 58 लेबर चौक से लेकर NH24 की जब हम जाते हैं सेक्टर 62 की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन सड़कों पर आपको सड़क नजर नहीं आएगी, वो तालाब की तरह नजर आ रही है। जो वाहन है, चाहे 2 पहिया है या 4 पहिया है, वो कहीं ना कहीं डूबता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुबह राहगीरी हैं, जो यातायात को लेकर तमाम तरीके की समस्या सामने आ रही हैं, जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण द्वारा दावे किए जाते हैं, और नोएडा प्राधिकरण जो है एक बड़ी हाईटेक प्राधिकरण है, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की अथॉरिटी है, तो कहीं ना कहीं जो पोल है वो तमाम तरीके की खुलती नजर आती है और तमाम सवाल नोएडा प्राधिकरण पर उठते हैं कि लगातार जब हल्की सी बारिश होती है तो उसके बाद नोएडा की सड़कों पर जल भराव हो जाता है। नोएडा की सड़कें ऐसे लगने लगती हैं जैसे कोई तालाब बन गई है। और इस तरीके से एक सवाल और भी है कि सेक्टर 62 जो कि इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर न जाने कहां से लोग आते हैं और अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। बावजूद इसके इस एरिया का अगर ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, और अगर पहले से ही इसमें तैयारियां नहीं की गई तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, नोएडा अथॉरिटी द्वारा दावे किए जाते हैं कि चौमासे से पहले जो करोड़ों रुपए के सफाई टेंडर दिए जाते हैं, नाले साफ कराए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चारमचूर जो दिखाई देते हैं। जनता को उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौसम बरसात के समय इस समय काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग जो अपने दफ्तर जा रहे हैं वो लेट हो जा रहे हैं, वाहन नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, तमाम तरीके की समस्या आ रही है। लेकिन सरकार का पैसा ये उठाते हैं अधिकारी या ठेकेदार जो लगाते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो खान पूर्ति के लिए किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी की ये बड़ी पोल खुलती आ रही है, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि हल्की बारिश हुई और उसके बाद रोडों पर जलभराव हो गया, जिसके बाद आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निशांत, आपने नोएडा प्राधिकरण के किसी आला अधिकारी से बात की? आपने बताया कि एक बारिश होते ही किस तरह से हालात बन जाते हैं, क्या कर रहे हैं आखिर वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को ऐसा नहीं है नहीं पता हो, सबको पता है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से नीचे से लेकर सीओ लेवल तक सभी अधिकारियों को पता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार नोएडा सेक्टर 58 लेबर चौक की तरफ ये तालाब बना है। पहले भी कितनी बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, सेक्टर 63 की तस्वीरें सामने आई। पिछली बार जब बारिश हुई तो चौकी भी तालाब बन गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रहती हैं। और लगातार जो नोएडा प्राधिकरण की पोल जो है वो खुलती नजर आती है, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि आखिर कैसे लोग परेशान हैं। पानी ही पानी हर तरफ है। हल्की सी बारिश ने शुरुआत में ही कैसे जल जमाव की स्थिति बना दी नोएडा में। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। यूपी में 14 पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। पीसीएस विश्वभूषण मिश्रा एडीएम टीजी का तबादला हुआ है। विश्वभूषण एडीएम प्रशासन नागरिक उड्डयन निदेशालय लखनऊ बने और पीसीएस हिमांशु गुप्ता नगर मजिस्ट्रेट कानपुर से एडीएम टीजी लखनऊ बने। पीसीएस अमित कुमार अपर नगर आयुक्त लखनऊ से एडीएम ई राय बरेली बनाए गए। पीसीएस पंकज कुमार वर्मा एडीएम एफआर से एडीएम एफआर महाराजगंज बने हैं। पीसीएस प्रदीप कुमार एसडीएम चंदौली से मजिस्ट्रेट बलिया बनाए गए हैं। पीसीएस विनीत सिंह एडीएम गोरखपुर सिटी से एडीएम एफआर देवरिया बने हैं। पीसीएस प्रदीप वर्मा एसडीएम उन्नाव से सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ़ बने हैं। वहीं पीसीएस राजीव पांडे एसडीएम एटा से सिटी मजिस्ट्रेट बरेली बने हैं। पीसीएस प्रदीप कुमार एसडीएम चंदौली से सिटी मजिस्ट्रेट बलिया बनाए गए हैं। पीसीएस शैलेंद्र कुमार सिंह एडीएम सिटी गाजियाबाद से ओएसडी यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी बने हैं। पीसीएस विपिन कुमार सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद से एडीएम सिटी गाजियाबाद बने हैं। पीसीएस अविनाश त्रिपाठी ओएसडी ग्रेटर नोएडा से नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद बने हैं। पीसीएस अमित भट्ट सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ बनाए गए हैं। पीसीएस राम भरत तिवारी एडीएम एफआर सीतापुर बने हैं। तो 14 तबादले हुए हैं और हम ये देख सकते हैं एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में चली है। तो अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्यालय खुलने को लेकर बवाल मच गया। कार्यालय खुलने पर उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के पोस्टर फाड़े गए हैं। दबंगों ने कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना इलाके के भुजपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीजेपी कार्यालय खुलने को लेकर ये बवाल बचा है और दबंगों ने कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी कार्यालय खोलने के बाद यहां पर दबंगों ने कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को भी फाड़ दिया है। तो आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन उसके पहले ही इस तरीके का बवाल देखा जा रहा है बीजेपी कार्यालय को लेकर। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या होगा उनके दौरे के दिन। लेकिन सिक्योरिटी तो टाइट होगी ही उस दिन, बावजूद इसके पहले ये जो बवाल, ये जो विरोध है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ में उपद्रवियों ने हंगामा मचाया। दरअसल यहां पर बीजेपी कार्यालय खोला गया और इस कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी फाड़ा गया। यहाँ पर महानगर उनका सारा समारोह था, साथ में संजय शर्मा आए थे। कार्यालय पे 1 घंटे मीटिंग चली है। मीटिंग चलने के बाद करीब 100-200 लोग थे यहाँ पर। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। उन लोगों के जाने के बाद ये बाबू नाम का शायद मेरे घर में जो मुखबरी करता है, पुलिस की चोरी पे बैठा रहता है, तो उसका काम ही यही है जब पब्लिक को बेकसूरी में ढुमाना, बेकसूरी में फंसाना। जो कार्यालय में घुसा है, कार्यालय में घुस के इसने फोटो लगा रखे हैं, इस तरीके से इसने बोला है और आगे कुर्सी की तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज अनाप शनाप करी है सबको, प्रधानमंत्री को। हाँ जी,
या अगर यहाँ पे अगली बार भाजपा के नेताओं की मीटिंग हुई तो बम लगा दूंगा। इस तरीके से मैं सबके सामने यहाँ पर कही है। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गए हैं हमारे साथ। योगेंद्र, अलीगढ़ में बीजेपी कार्यालय खुलने को लेकर बवाल मचा, जहां पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर फाड़े गए। अभी कुछ ही दिनों में दौरा भी है, प्रधानमंत्री आएंगे, विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे और उसके पहले ये बवाल, क्या समझे इस चीज को? देखिए, ये कार्यालय कोई नया नहीं था। एक आमिर नाम का आदमी है जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भाषा कार्यकर्ता है बीजेपी का। उसके घर पर ये पूरा ऑफिस चल रहा है काफी दिनों से। लेकिन कल यहाँ पर जब कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, तो उसी वक्त जो अगल बगल मोहल्ले के जो दबंग लोग थे वो सब वहां पहुंचे। बोले इस इलाके में कोई भी बीजेपी का कार्यालय या बीजेपी की किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और उन्होंने वहां कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ करी और तोड़फोड़ करने के बाद जो उनके वो पीएम मोदी के पोस्टर और योगी जी के पोस्टर वो सब फाड़ दिए और वहां पे काफी हंगामा हो गया। उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां पर मामले को संभाला है और वो जो आरोपी है उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कर। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए योगेंद्र। खबर रायबरेली से, जहां पर संजीवनी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान प्रसूता के पेट में ही औजार छोड़ दिया है। वहीं कुछ दिन बाद जब महिला का अल्ट्रासाउंड कराया गया तो इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम पहुंचकर जमकर बवाल काटा। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो बहुत बड़ी लापरवाही रायबरेली में डॉक्टरों की तरफ से, जहां औजार छोड़ दिया गया है। हमारी वाइफ का प्रेग्नेंट थी, जो अल्ट्रासाउंड के लिए बोले 2 दिन पहले आए थे, तो बोली कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बोली कि तुम्हारा बच्चा खराब हो चुका है, तो उसको सफाई करवाना है। तो हम लेके आए डीएनसी। ये डीएनसी करते समय इनसे हथियार जो होता, कैंची वगैरह जो भी हो, तो टूट गया बोली। तो दोबारा फिर डीएनसी किए बेहोश करके, उसके बाद भी नहीं निकला। क्या टूट गया, क्या है अंदर? कैंची है या कोई औजार है सर, वो उसमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है बरोबर सर। तो बोले कि हम इसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए बोली 4 दिन की दवा ले लो। 4 दिन बाद हमें फिर बुलाएं। 4 दिन बाद में फिर आया तो फिर कोशिश की, बोले हम कोशिश किए हैं लेकिन डीएनसी हुई है, उसमें जो जिससे सफाई की जाती है औजार का अंदर टुकड़ा हमको लगता है टूट गया, ऐसा नहीं है, टूट गया। अब ये तो औजार होता है, स्टील का बना हुआ होता है, अब कैसे टूट गया हम नहीं बता पाएंगे। और इनको मैं 1 महीने बाद बुला रही हूँ कि उसको दोबारा डीएनसी करके निकाला जाएगा। ये प्रॉपर्टी की तरह ही समझ लीजिए, छोटा सा पीस है, बच्चे रानी के अंदर, और दोबारा सफाई